Hello students, how are you? Students, we are reading your chapter number first of history. This will be the part number 10 of your chapter. When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional states. Students, जब 18th century में मुग़ल एम्पायर डिक्लाइंड हो जाता है तो उसके डिक्लाइंड होते ही कुछ रीजनल स्टेट्स उभर के सामने आ जाते हैं। री एमरजेंस का मीनिंग हो गया यहाँ पे दोबारा से फिर उभर के सामने आ जाना, और डिक्लाइन मीन पतन हो जाना। स्टूडेंट्स, मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन होने का मेन रीज़न था 1707 में औरंगज़ेब की मौत हो जाना, क्योंकि औरंगज़ेब लास्ट पावरफुल मुग़ल किंग था। उसके बाद मुग़ल एम्पायर में कोई भी पावरफुल किंग नहीं हुआ, और औरंगज़ेब की मौत के बाद ही 1707 में मुग़ल एम्पायर के पतन की स्टार्टिंग हो जाती है। हालांकि मुग़ल एम्पायर 1857 तक चलता है, और लास्ट मुग़ल किंग था वो था बहादुर शाह जफ़र सेकंड। बट द ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पैन रीजनल रूल हैड ऑल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ द रीजन्स। लेकिन स्टूडेंट्स, जो ये रीजन्स मुग़ल एम्पायर के पतन के बाद उभर के सामने आए, इन रीजन्स का कैरेक्टर मीन्स इनका स्वरूप ऑल्टर्ड हो जाता है। ऑल्टर मीन्स चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन रीजन्स के ऊपर काफ़ी लंबे टाइम तक पैन रीजनल इम्पीरियल रूल रहा था। पैन रीजनल होता है स्टूडेंट्स स्पैनिंग डाइवर्स रीजन, बहुत बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ कोई शासन होता है, उसको बोलते हैं पैन रीजनल रूल। और इम्पीरियल का मीनिंग हो गया यहाँ पे साम्राज्यवादी। तो बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में फैली जो साम्राज्यवादी ताकत थी या जो रूल थे, उन पैन रीजनल इम्पीरियल रूल ने इन रीजन्स के कैरेक्टर को मीन्स इनके स्वरूप को ऑल्टर्ड कर दिया था, बदल दिया था। अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द रीजन्स वर लेफ्ट विद द लेगेसीज of the big and small states that had ruled over them. स्टूडेंट्स, जितने भी रीजन मुग़ल एम्पायर के पतन के बाद सब कॉन्टिनेंट में उभर के सामने आए, उन रीजन्स में हम उन बिग और स्मॉल स्टेट्स की विरासत देख सकते हैं, जिन बिग और स्मॉल स्टेट्स ने इन रीजन्स पे रूल किया। मीन्स बिग और स्मॉल स्टेट्स इन रीजन्स पे अपनी विरासत छोड़ गए, कुछ अपनी निशानियां छोड़ गए। दिस वॉज अपरेंट इन द emergence ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर्ड ट्रेडिशंस इन द realms ऑफ गवर्नेंस, द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, elite कल्चर्स एंड लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, जितने भी स्टेट्स मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद रीअमर्ज हुए मीन्स फिर से उभर के सामने आए, तो उन स्टेट्स में हम डिस्टिंक्ट और शेयर्ड ट्रेडिशंस देख सकते हैं। मीन्स शेयर्ड का यहाँ पे मीनिंग होता है एक समान परंपरा भी हम उनमें देख सकते हैं, और इसके साथ साथ अलग अलग ट्रेडिशंस या परंपराएं भी इन स्टेट्स में देख सकते हैं। और चाहे इन स्टेट्स की डिस्टिंक्ट मीन अलग अलग ट्रेडिशन हो, चाहे शेयर्ड एक समान ट्रेडिशन हो, इन सभी टाइप के ट्रेडिशंस में हम उन सभी स्टेट्स का इफेक्ट देख सकते हैं जिन स्टेट्स ने इन रीजन्स पे रूल किया। इन द रेलम्स ऑफ गवर्नेंस, इनके जितने भी शासन के क्षेत्र हैं उनमें भी हम पुराने स्टेट्स का इफेक्ट देख सकते हैं जिन्होंने इन पे रूल किया। रेलम्स ऑफ गवर्नेंस हो गए स्टूडेंट्स शासन के क्षेत्र, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट होती थी इन स्टेट्स में। तो सभी टाइप के रेलम्स गवर्नेंस के सरकार के सभी रूप जो इन स्टेट्स में थे, री एमरजेंट स्टेट में, उन स्टेट्स में
उन पुराने स्टेट्स का इफेक्ट देख सकते हैं जिन्होंने इन पर रूल किया। इन स्टेट्स ने अपनी इकोनॉमी को भी मैनेज किया मुगल एम्पायर या दूसरे स्टेट्स से आज़ाद होने के बाद। तो जब ये अपनी इकोनॉमी को मैनेज कर रहे थे तो इनकी इकोनॉमी पे भी उन स्टेट्स का इफेक्ट देखा जा सकता है जिन्होंने इन पे रूल किया। इलीट कल्चर्स, इलीट होते हैं स्टूडेंट्स ऊंचे कुल के लोग, अमीर लोग या अभिजात लोग। अमीर लोग जिस कल्चर को फॉलो करते हैं वो कल्चर भी इन न्यू एमरजेंस रीजन में पुराने स्टेट से ही आई जिन्होंने इन पे रूल किया था। एंड लैंग्वेज, इनकी लैंग्वेज के ऊपर भी उन स्टेट्स का इफेक्ट देखा जा सकता है जिन्होंने इन रीजन्स पे रूल किया। थ्रू द 1000 years between 700 and 1750 the character of the different regions did not grow in isolation. स्टूडेंट्स, जो रीजन 700 से 1750 के बीच में सामने आए उन रीजन्स का कैरेक्टर मीन्स उनका स्वरूप आइसोलेशन में ग्रो नहीं हुआ। मीन्स उनका स्वरूप एक दूसरे से अलग थलग होकर के ग्रो नहीं हुआ, वो एक दूसरे से मिले जुले हुए थे। आइसोलेशन का मीनिंग हो गया स्टूडेंट्स अलग थलग। These regions felt the impact of larger pan-regional forces of integration without ever quite losing their distinctiveness. स्टूडेंट्स, इन रीजन के कैरेक्टर के ऊपर इंटीग्रेशन की पैन रीजनल फोर्सेस का इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। इंटीग्रेशन की पैन रीजनल फोर्सेस कौन सी होगी स्टूडेंट्स? वो फोर्सेस या वो एम्पायर जिनका रूल डाइवर्स रीजन में फैला हुआ था और वो एक रीजन को दूसरे रीजन से इंटीग्रेट करती थी, मीन्स जोड़ती थी, उन्हीं को बोलते थे पैन रीजनल फोर्सेज ऑफ इंटीग्रेशन। तो जिन पैन रीजनल फोर्सेज ऑफ इंटीग्रेशन ने इन स्टेट्स पे या इन रीजन्स पे रूल किया तो इन रीजन्स पे उन पैन रीजनल फोर्सेस का इफेक्ट हम देख सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इन रीजन्स ने अपनी डिस्टिंक्टिवनेस को भी लूज नहीं किया, मीन्स अपनी विविधताओं को या अपनी विशेषताओं को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। दूसरी जो पैन रीजनल फोर्सेस थी उनके ऊपर भी इनका इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन इन्होंने अपनी पहचान को भी बनाए रखा। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, द 1000 years of history that we are exploring witnessed major developments in religious traditions. स्टूडेंट्स, जो 1000 years की हिस्ट्री हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वो रिलीजियस ट्रेडिशंस में मेजर डेवलपमेंट्स की गवाह है। विटनेस्ड का मीन गवाह होना या साक्षी होना। और किस हिस्ट्री को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं? 700 से 1750 ईयर्स तक की जो मेडिवल पीरियड की हिस्ट्री है जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, मीन्स जिसको हम खोजने का या उसकी पड़ताल करने का हम प्रयास कर रहे हैं, वो हिस्ट्री गवाह है, विटनेस है किस चीज़ की? रिलीजियस ट्रेडिशंस में मेजर डेवलपमेंट्स की। मीन्स जो धार्मिक परंपराएं थी, रिलीजियस ट्रेडिशंस थी, उन रिलीजियस ट्रेडिशंस में इस पीरियड के दौरान काफ़ी डेवलपमेंट्स हुआ और काफ़ी बदलाव आए। पीपल्स बिलीफ इन द डिवाइन वाज समटाइम्स डीपली पर्सनल बट मोर यूजुअली इट वाज कलेक्टिव। स्टूडेंट्स, मेडिवल पीरियड के दौरान पीपल्स का डिवाइन में कई बार पर्सनल बिलीफ होता था, लेकिन ज़्यादातर वो सामूहिक होता था। स्टूडेंट्स, डिवाइन यहाँ पे हम गॉड को बोलेंगे, ईश्वर को डिवाइन कहेंगे, यहाँ पे भगवान को। तो भगवान में कई बार लोग पर्सनली बिलीव करते थे या एकांत में उसकी भक्ति करते थे, लेकिन ज़्यादातर कलेक्टिव फॉर्म में ही
भगवान में बिलीव करते थे लोग। मीन्स एक ग्रुप इकट्ठा होकर के, कलेक्ट होकर के ही भगवान की स्तुति करता था। कलेक्टिव बिलीफ इन ए सुपरनैचुरल एजेंसी religion was often closely connected with the social and economic organization of local communities. Students जब लोग कलेक्टिव मीन्स इकट्ठा होकर के किसी सुपर नेचुरल एजेंसी में बिलीव करते थे। सुपर नेचुरल एजेंसी में बिलीव का मीनिंग हो गया स्टूडेंट्स भगवान में बिलीव करना, क्योंकि यहाँ पे गॉड को सुपर नेचुरल एजेंसी बोला गया है। तो जब लोग कलेक्टिव फॉर्म में किसी सुपर नेचुरल एजेंसी या भगवान में बिलीव करते थे तो ये उनका रिलीजन बन जाता था। जब वो कलेक्ट होते थे और किसी सुपर नेचुरल एजेंसी में बिलीव करते थे तो फिर उनकी कलेक्टिव फॉर्म क्या बन गई? रिलीजन। और लोगों का रिलीजन क्लोजली नज़दीकी रूप से कनेक्टेड था, मीन्स जुड़ा हुआ था उनके सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ। मीन्स लोगों का रिलीजन उनके सोशल और जो इकोनॉमिक संगठन होते थे, ऑर्गेनाइजेशन होते थे, उनके साथ ही जुड़ा होता था। एज द सोशल वर्ड्स ऑफ दीज ग्रुप्स ऑल्टर्ड सो टू डिड देयर बिलीव्स। स्टूडेंट्स जब इन ग्रुप्स के ऊपर किसी दूसरी पावर ने रूल करना स्टार्ट कर दिया तो इन ग्रुप्स की सोसाइटी मीन्स इनका सोशल वर्ल्ड चेंज हो गया। और जैसे ही इनका सोशल वर्ल्ड चेंज हुआ उसके साथ साथ इनके जो रिलीजियस बिलीफ थे मीन्स इनके रिलीजन थे वो भी चेंज हो गए। पिछली लाइन में हमने पढ़ा था कि इन ग्रुप्स के रिलीजन इनके सोशल और इकोनॉमिक लाइफ से जुड़े हुए थे। तो जैसे ही इनकी सोशल लाइफ चेंज हुई तो इनके रिलीजियस बिलीफ भी चेंज हो गए। It was during this period that important changes occurred in what we called Hinduism today. Students medieval period में हिंदुइज्म में भी बहुत चेंज हुए। These included the worship of new deities, the construction of temples by royalty and the growing importance of brahmanas, the priests as dominant groups in society. Students हिंदू धर्म में जो चेंज हुए मेडिवल पीरियड में, एक तो हिंदू धर्म में न्यू डिटीज़ की वर्शिप होने लगी, मीन्स नए नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी। टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन करने लगी रॉयल्टी, जो राजा लोग थे। इसके साथ साथ ब्राह्मणों का इम्पोर्टेंस भी बढ़ गया समाज में। ब्राह्मण पृष्ठ थे और है ना वो एक डोमिनेंट ग्रुप बन गए, मीन्स प्रभावशाली ग्रुप बन गए सोसाइटी। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मणाज ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। स्टूडेंट्स ब्राह्मणों को सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट अर्न होती है। अर्न मीन्स मिलती है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों को संस्कृत टेक्स्ट की नॉलेज थी। संस्कृत टेक्स्ट क्या हो गए? संस्कृत के ग्रंथ। तो संस्कृत के ग्रंथों की नॉलेज की वजह से ब्राह्मणों को सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट अर्न होती है, मीन्स मिलती है। देयर डोमिनेंट पोजीशन वाज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पेट्रन्स न्यू रूलर्स सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज। स्टूडेंट्स ब्राह्मणों की पोजीशन समाज में पहले ही डोमिनेंट थी। डोमिनेंट मतलब प्रभावकारी थी। तो ब्राह्मणों की ये प्रभावकारी स्थिति मीन्स डोमिनेंट पोजीशन और ज़्यादा कंसोलिडेटेड हो जाती है, मीन्स और ज़्यादा मजबूत हो जाती है जब ब्राह्मणों को अपने पैट्रन्स की सपोर्ट मिलती है। इनके पैट्रन्स कौन थे? जो राजा लोग थे वही ब्राह्मणों के पेट्रन्स थे। पेट्रन मीन्स आश्रयदाता, जो ब्राह्मणों को आश्रय देते थे, हर तरीके से ब्राह्मणों को सपोर्ट करते थे। और न्यू किंग्स ने या न्यू रूलर्स ने ब्राह्मणों को आश्रय क्यों दिया या ब्राह्मणों को इतनी रिस्पेक्ट क्यों दी और ब्राह्मणों की पोजीशन को इतना मजबूत क्यों किया? क्योंकि इन राजाओं को सोसाइटी में प्रेस्टीज प्रतिष्ठा की ज़रूरत थी और प्रतिष्ठा पाने के लिए इनको एक ऐसे ग्रुप की ज़रूरत थी जिस ग्रुप का सोसाइटी में अच्छा प्रभाव हो, उसकी पोजीशन डोमिनेंट हो। और वो ग्रुप कौन था? ब्राह्मण्स थे। तो राजा लोगों ने ब्राह्मणों को सपोर्ट इसलिए किया
और राजा लोग ब्राह्मणों के पेट्रन मीन्स आश्रयदाता इसलिए बने क्योंकि ब्राह्मणों के बल पे वो समाज में प्रेस्टीज प्रतिष्ठा या सम्मान पाना चाहते थे। One of the major developments of this period was the emergence of the idea of bhakti, of a loving personal deity that devotees could reach without the aid of priests or elaborate rituals. स्टूडेंट्स, एक और जो मेजर डेवलपमेंट्स या चेंज हुआ मेडिवल पीरियड में वो था कि इस पीरियड में भक्ति का आइडिया अमर्ज हुआ। भक्ति के आइडिया में क्या होता था स्टूडेंट्स, इसमें एक डेविटीज होता है भगत, अपना एक लविंग और पर्सनल डिटी चूज करता है। लविंग मीन्स प्रेम पूर्ण देवता और पर्सनल अपना खुद का। तो इसमें डेविटीज भक्ति के आइडिया में अपना एक लविंग और पर्सनल डिटी चूज करता है और वो इस तक पहुंच सकता है किसके बिना, प्रीस्ट और एलेबोरेट रिचुअल्स की एड मीन सहायता के बिना। प्रीस्ट हो गए पुजारी, एलेबोरेट रिचुअल्स होते हैं जो बड़े बड़े कर्मकांड होते थे, यज्ञ हवन होते थे, उनके बिना इस भक्ति के आइडिया में जो डेविटीज है, जो भगत है, वो अपने लविंग और पर्सनल डिएटी तक पहुंच सकता है। मीन्स जिस भगवान से वो प्यार करता है या जिसकी वो भक्ति करता है वो उस तक पहुंच सकता है ब्राह्मणों की सहायता के बिना और एलेबोरेट रिचुअल्स की हेल्प के बिना। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। स्टूडेंट्स, मेडिवल पीरियड में न्यू रिलीजन्स भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपीयर हुए, मीन्स उभर के सामने आए। नए नए धर्मों का आगमन भी इस मेडिवल पीरियड में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुआ। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द 7th century। स्टूडेंट्स, इंडिया में 7th century में कुरान की टीचिंग्स आई। टीचिंग्स मीन शिक्षाएँ, कुरान की शिक्षाएँ जो कि मुस्लिम्स कम्युनिटी की पवित्र बुक है उसको कुरान कहते हैं। तो कुरान की शिक्षाएँ इंडिया में कब आई? 7th century में। उनको कौन लेके आया? मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स, जो व्यापारी लोग थे और जो माइग्रेंट्स थे। माइग्रेंट्स मीन्स प्रवासी, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोग कुरान की टीचिंग्स को 7th century में इंडिया में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लेके आए। मुस्लिम्स रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सॉवरेंटी ऑफ द वन गॉड अल्लाह, whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him without regard to social background। स्टूडेंट्स, मुस्लिम कुरान को अपनी पवित्र पुस्तक मानते हैं। रिगार्ड मीन्स मानना और होली मीन्स पवित्र, एंड एक्सेप्ट द सॉवरेंटी ऑफ वन गॉड अल्लाह। और मुस्लिम लोग सिर्फ एक ही गॉड की सत्ता को स्वीकार करते हैं और उस गॉड को वो अल्लाह बोलते हैं। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, सॉवरेंटी सत्ता। हुज लव, मर्सी एंड बाउंटी एम्ब्रेस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम। और स्टूडेंट्स, मुस्लिम लोग कहते हैं कि अल्लाह उन लोगों को गले लगा लेता है जो लोग अल्लाह में बिलीव करते हैं। एम्ब्रेस मीन गले लगाना। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, मुस्लिम्स बिलीव करते हैं कि अल्लाह उन लोगों पे अपना लव, मर्सी और बाउंटी बिखेर देता है जो लोग उसमें बिलीव करते हैं। लव मीन्स प्यार, मर्सी दया, बाउंटी उदारता, विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड। और स्टूडेंट्स, मुस्लिम लोग ये भी मानते हैं कि जब अल्लाह
किसी के ऊपर अपनी लव, मर्सी और बाउंटी बिखेरता है तो वो उसका सोशल बैकग्राउंड नहीं देखता, उसके सोशल बैकग्राउंड को देखे बिना ही उस पर अपना लव, मर्सी और बाउंटी वो बिखेरता है। मीन्स अपनी दया, करुणा और उदारता वो उसके ऊपर दिखाता है। मैनी रूलर्स वर पेट्रन्स ऑफ इस्लाम एंड द उलेमा, लर्नड थियोलॉजन्स एंड ज्यूरिस्ट। स्टूडेंट्स, मेडिवल पीरियड में अनेक रूलर्स ने इस्लाम और उलेमाज को संरक्षण प्रदान किया, मीन्स उनको सुरक्षा दी। पेट्रन मीन्स संरक्षण प्रदान करना या सुरक्षा देना। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स उलेमा की। उलेमा कौन होते हैं? इस्लाम में जो लर्न थियोलॉजन्स और ज्यूरिस्ट होते हैं उनको उलेमा बोलते हैं। थियोलॉजन्स होते हैं स्टूडेंट्स धर्मशास्त्री, जिन लोगों को धर्म सिद्धांतों की या धर्म की गहन और गूढ़ जानकारी होती है उनको बोलते हैं थियोलॉजन्स। और ज्यूरिस्ट होते हैं स्टूडेंट्स न्यायशास्त्री या न्याय करने वाले, जिनको हम जजेस भी बोलते हैं। तो इस्लाम में जो धर्म के जानकार होते हैं और जो न्याय करने वाले जजेस होते हैं उनको बोला जाता है उलेमा। एंड लाइक हिंदुइज्म, Islam was interpreted in a variety of ways by its followers. स्टूडेंट्स, हिंदुइज्म की तरह मीन्स हिंदू धर्म की तरह ही इस्लाम के जो फॉलोअर्स हैं, मीन्स इस्लाम को फॉलो करने वाले या उसको मानने वाले जो अनुयायी हैं, उन्होंने इस्लाम को अनेक तरीक़ों से परिभाषित किया है। मीन्स उन्होंने इस्लाम के अनेक रूप बताए हैं। इंटरप्रेटेड का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन देना, व्याख्या करना या उस चीज़ को परिभाषित करना। देयर वर द शिया मुस्लिम्स हु बिलीव्ड दैट द प्रोफेट मोहम्मद's son in law Ali was the legitimate leader of the Muslim community, and the Sunni Muslims who accepted the authority of the early leaders, Khalifas of the community and the succeeding Khalifas. स्टूडेंट्स, इस्लाम को 622 AD में पैगंबर मोहम्मद ने फाउंड किया था और जगह क्या थी? मक्का, सऊदी अरेबिया। तो इस्लाम को किसने और कहाँ फाउंड किया? 622 AD मक्का, मदीना, सऊदी अरेबिया में पैगंबर मोहम्मद ने। स्टूडेंट्स, 632 AD में पैगंबर मोहम्मद की डेथ हो जाती है। पैगंबर मोहम्मद की डेथ के बाद नया प्रॉफिट चूज करना था। तो नया प्रॉफिट चूज करने को लेकर मुस्लिम कम्युनिटी के दो ग्रुप्स में डिस्प्यूट हो जाता है, मीन झगड़ा हो जाता है। एक ग्रुप पैगंबर मोहम्मद के सन इन लॉ मीन्स दामाद को नया प्रॉफिट बनाना चाहता था। दूसरा ग्रुप स्टूडेंट्स पैगंबर मोहम्मद के क्लोज फ्रेंड अबू बकर को नया प्रॉफिट बनाना चाहता था, लेकिन दोनों ग्रुप्स में नहीं बनती। तो जो लोग पैगंबर मोहम्मद के दामाद अली को अपना प्रॉफिट मानने लग गए वो मुस्लिम्स कहलाए शिया मुस्लिम्स। और जिन लोगों ने पैगंबर मोहम्मद के क्लोज फ्रेंड अबू बकर को अपना नया प्रॉफिट माना वो लोग कहलाए सुन्नी मुस्लिम्स। तो ये दो ब्रांचेज में डिवाइड हो गया प्रॉफिट मोहम्मद की मौत के बाद इस्लाम। एक सुन्नी मुस्लिम्स हैं और दूसरे शिया मुस्लिम्स हैं। देयर वर द शिया मुस्लिम्स हु बिलीव्ड दैट द प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ अली वाज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। स्टूडेंट्स, मुस्लिम कम्युनिटी का लेजिटिमेट लीडर जो लोग पैगंबर मोहम्मद के दामाद अली को मानते हैं वो मुस्लिम है शिया।
लेजिटमेट होता है स्टूडेंट्स उचित या वैध या सही। एंड द सुन्नी मुस्लिम्स हु एक्सेप्टेड द authority of the early leaders खलीफा of the community and the succeeding खलीफाज। और स्टूडेंट्स सुन्नी मुस्लिम्स अर्ली लीडर थे जो मुस्लिम कम्युनिटी के, जिनको खलीफा कहते हैं, उनकी अथॉरिटी को या उनकी सत्ता को मानते हैं, उनके प्रभाव को या उनके प्रभुत्व को मानते हैं। मीन्स सुन्नी मुस्लिम्स अर्ली खलीफाज को अपना प्रॉफिट मानते हैं, और सक्सीडिंग खलीफाज और जो बाद में आने वाले खलीफा हुए उनको भी सुन्नी मुस्लिम्स अपना प्रॉफिट मानते हैं। देयर वर अदर इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ, हनफी एंड सफ़ी, मेनली इन इंडिया एंड इन थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशंस। स्टूडेंट्स इस्लाम की जो दो ब्रांच हैं शिया और सुन्नी, उनमें और भी बहुत तरह के अंतर हम देख सकते हैं। जैसे इंडिया में दो इस्लामिक स्कूल ऑफ लॉ हैं, एक हनफी और दूसरा सफ़ी। इन इस्लामिक स्कूल्स ऑफ लॉ को हम स्टूडेंट्स इस्लामिक न्याय के सिद्धांत भी कहते हैं। तो शिया और सुन्नी के इस्लामिक स्कूल्स ऑफ लॉ मीन्स न्याय सिद्धांतों में भी अंतर है, एक के न्याय सिद्धांत अलग हैं तो दूसरे के अलग हैं। एंड इन थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशंस, शिया और सुन्नी के बीच में थियोलॉजी और मिस्टिक ट्रेडिशंस को लेकर भी अंतर है स्टूडेंट्स। थियोलॉजी क्या होती है? धर्म सिद्धांत या धर्म के रूल रेगुलेशंस। तो सुन्नी लोगों की थियोलॉजी अलग है, उनके धर्म सिद्धांत अलग हैं, और शिया लोगों के जो धर्म सिद्धांत है वो अलग हैं। इसके साथ साथ मिस्टिक ट्रेडिशन भी दोनों शिया और सुन्नी लोगों की अलग अलग है। इस्लाम में कुछ रहस्यमय परंपराएं हैं, कुछ मिस्टिक ट्रेडिशंस हैं, तो वो भी शिया और सुन्नी की अलग अलग हैं स्टूडेंट्स। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, historians do not see time just as a passing of hours, days or years, as a clock or a calendar. Students, historians टाइम को सिर्फ कैलेंडर या क्लॉक की तरह नहीं मानते, या वो टाइम को घंटों, दिनों और सालों का गुजरना ही नहीं मानते। उनकी नज़र में टाइम और भी बहुत चीज़ों को दिखाता है। टाइम आल्सो रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स। स्टूडेंट्स, टाइम उन चेंजेस को भी रिफ्लेक्ट करता है जो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस में हुए हैं। मीन्स सोसाइटी और इकोनॉमी में जो चेंज हुए हैं उनको भी टाइम दिखाता है। इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीफ। और स्टूडेंट्स, टाइम ये भी दिखाता है कि आइडियाज़ और बिलीफ, विचारों में और जो धार्मिक विश्वास हैं, बिलीफ हैं, उनमें कितना परसिस्टेंस रहा है। परसिस्टेंट मीन कितना स्थायित्व रहा है, या वो अपनी जगह पे कितने टिके रहे हैं, या उनमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया है या चेंज आया है। द स्टडी ऑफ टाइम is made somewhat easier by dividing the past into large segments, periods that possess shared characteristics. Students, जो टाइम की स्टडी है वो इजी हो जाती है कब? जब हम उसको लार्ज सेगमेंट में, मीन्स बड़े बड़े हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं टाइम को, और उन सेगमेंट को क्या बोलते हैं? पीरियड। तो टाइम की स्टडी कब आसान हो जाती है? जब हम उसको पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे एंसेंट पीरियड, मेडिवल पीरियड, उसके साथ साथ मॉडर्न पीरियड। तो ये आपके टाइम को किस में डिवाइड करना होता है? पीरियड्स में डिवाइड करना होता है। और इन सभी पीरियड की अपनी शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मीन्स एक समान विशेषताएं होती हैं। इन द मिडल ऑफ द 19th century, British historians divided the history of India into 3 periods: हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। स्टूडेंट्स, 19th सेंचुरी के मिडल में ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया,
और वो पीरियड्स थे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। दिस डिवीजन was based on the idea that the religion of rulers was the only important historical change and that there were no other significant developments in the economy, society or culture. स्टूडेंट्स, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने ये डिवीज़न रूलर्स के रिलीजन के बेस पे किया, क्योंकि रूलर्स के रिलीजन में चेंज होना ही उनके लिए एक हिस्टोरिकल चेंज होता था और उसी को वो इम्पोर्टेंट मानते थे, और दूसरी चीज़ों को या दूसरे डेवलपमेंट्स को वो सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। जैसे इकोनॉमी में क्या चेंज हुआ, सोसाइटी या कल्चर में क्या चेंज हुआ, तो इन चीज़ों को वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। वो रूलर्स के रिलीजन के बेस पे ही अपनी हिस्ट्री लिखते थे और रूलर्स के रिलीजन के बेस पे ही उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड किया। जैसे 700 तक हिंदू रूलर्स का राज रहा, फिर उसके बाद मुस्लिम आ गए, फिर ब्रिटिश आ गए। तो रूलर्स जो चेंज होते रहे इंडिया में, उन्हीं रूलर्स के रिलीजन को ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री के पार्ट बना दिया और इंडियन हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांट दिया। उनके लिए इकोनॉमी, सोसाइटी या कल्चर में या आम लोगों की लाइफ में क्या चेंज हुआ है, ऑर्डिनरी पीपल में किस टाइप के चेंज आए, वो सिग्निफिकेंट नहीं थे। सिर्फ उनके लिए रूलर्स का रिलीजन ही इम्पोर्टेंट था और इसी बेस पे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सच ए डिवीजन आल्सो इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। स्टूडेंट्स, इस प्रकार के जो डिवीज़न है इंडियन हिस्ट्री के, हिंदू, मुस्लिम या ब्रिटिश डिवीज़न, ये रिच डाइवर्सिटी को इग्नोर कर देते हैं सब कॉन्टिनेंट की। मीन्स जो दूसरे टाइप की डाइवर्सिटी थी, आम लोगों की लाइफ, उनका रिलीजन, उनकी लैंग्वेज, उनके फूड, उनकी हिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व नहीं की गई है। ये हिस्ट्री सिर्फ रूलर के बेस पे लिखी गई है और उन्हीं के रिलीजन के बेस पे इस हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है इन 3 पार्ट्स में, मीन्स हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियडाइजेशन टुडे। स्टूडेंट्स, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को जो 3 पीरियड्स मीन्स हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड किया, उसको आज बहुत कम हिस्टोरियंस फॉलो करते हैं। मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स टू करेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ द पास्ट। स्टूडेंट्स, इतिहासकार दूसरे विषयों के बारे में भी सोचते हैं, रूलर्स की लाइफ से एक्स्ट्रा। जैसे वो इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। और इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर के बारे में क्यों बात करते हैं हिस्टोरियन? क्योंकि वो पास्ट की जो अलग अलग घटनाएं थी, जो मूवमेंट थे, उनके मेजर एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक्स बताना चाहते हैं, उनकी मुख्य विशेषताएं बताना चाहते हैं कि किंग का, आपके रूल, उसका रिलीजन या उसकी लाइफ इम्पोर्टेंट नहीं थी पास्ट में, और भी बहुत से इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स थे जो महत्वपूर्ण थे। The histories you read last year included a wide range of early societies, hunter-gatherers, early farmers, people living in towns and villages, and early empires and kingdoms. स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर आपने बहुत से इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स के बारे में पढ़ा। जैसे जितनी भी अर्ली सोसाइटीज़ थी उनके बारे में आपने बहुत ही डेप्थ में स्टडी किया। अर्ली सोसाइटीज़ मीन्स प्रारंभिक समाज या शुरुआती समाज थे जो। हंटर गैदरर्स के बारे में आपने पढ़ा, शिकारी और खाद्य संग्राहक जो थे उनके बारे में आपने स्टडी की लास्ट ईयर। अर्ली फार्मर्स, अर्ली मीन्स शुरुआती जो किसान थे उनके बारे में भी आपने पढ़ा। टाउन्स और विलेजेस में रहने वाले लोगों के बारे में भी स्टडी किया आपने। इसके साथ साथ जो शुरुआती एम्पायर मीन्स साम्राज्य, किंगडम्स, राज्य थे, उनके बारे में भी आपने स्टडी किया। द हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मिडिवल। स्टूडेंट्स, इस साल आप मिडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट ईयर आपने एंशंट हिस्ट्री के बारे में स्टडी किया था। यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पेजेंट सोसाइटीज, द राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशंस, समटाइम्स at the cost of pastoral and forest people, the developments of Hinduism and Islam as major religions, and the arrival of European trading companies. स्टूडेंट्स, इस साल आप
कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे पेजेंट सोसाइटीज स्प्रेड हो जाती हैं। स्प्रेड मीन्स वो बहुत बड़े एरिया तक फैल जाती हैं, जो कृषक समाज थे, जो पेजेंट सोसाइटी थी। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आप रीजनल और इम्पीरियल स्टेट्स की फॉर्मेशन और फिर बाद में उनके राइज के बारे में स्टडी करेंगे। पहले तो स्टूडेंट्स ये रीजनल और इम्पीरियल स्टेट्स फॉर्म्ड होते हैं और फिर उनका राइज होता है। पहले तो वो बनते हैं, फिर उनकी प्रोग्रेस होती है। राइज यहाँ पे प्रोग्रेस या उन्नति या प्रगति होना या इन स्टेट्स का बहुत बड़े एरिया तक फैलना होता है। और स्टूडेंट्स ये जो रीजनल और इम्पीरियल स्टेट्स सामने आते हैं इस पीरियड में, वो पास्टोरल और फॉरेस्ट पीपल की कोस्ट पे आते हैं। मीन्स पास्टोरल और फॉरेस्ट पीपल को डिवेल्यूएड कर दिया जाता है, उनकी वैल्यू कम हो जाती है और उनकी जो ज़मीन थी उनके ऊपर ये दूसरे समाज उभर जाते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आप इस साल हिंदुइज़्म और इस्लाम के डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार हिंदुइज़्म और इस्लाम मुख्य धर्म के रूप में इस पीरियड में उभरे या उनका डेवलपमेंट्स हुआ। और स्टूडेंट्स इस मेडिवल पीरियड के दौरान यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज का अराइवल या आगमन भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में होता है। These 1000 years of Indian history witnessed considerable change. स्टूडेंट्स इंडियन हिस्ट्री के ये 1000 ईयर्स काफ़ी बड़े बदलावों के गवाह रहे हैं। कंसिडरेबल चेंज का मीनिंग हो गया स्टूडेंट्स काफ़ी बड़े बदलाव, और विटनेस्ड मीन गवाह या साक्षी होना। कौन से 1000 ईयर्स स्टूडेंट्स काफ़ी बड़े बदलावों के गवाह रहे हैं? 700 से लेकर के 1750 तक के 1000 ईयर्स। After all, the 16th and 18th centuries were quite different from the 8th or the 11th centuries. Students 16th और 18th centuries वो 8th और 11th centuries से काफ़ी अलग हैं। Quite mean बिल्कुल या काफ़ी हद तक अलग होना। Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problem. Students यदि हम entire मीन्स पूरे पीरियड को यदि एक ही हिस्टोरिकल यूनिट में डिस्क्राइब करेंगे तो ये चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। मीन्स हिस्ट्री को हमारे को यूनिट्स में डिवाइड करना पड़ेगा यदि हमारे को प्रॉब्लम से बचना है। मोरओवर द मेडिवल पीरियड इज ऑफन कंट्रास्टेड विद द मॉडर्न पीरियड। स्टूडेंट्स हम मेडिवल पीरियड की तुलना हमेशा मॉडर्न पीरियड के साथ करते हैं। कंट्रास्ट मीन्स तुलना करना। मॉडर्निटी कैरीज विद इट ए सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। स्टूडेंट्स मॉडर्निटी अपने साथ में मटेरियल प्रोग्रेस और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट का भाव रखती है। मीन्स मॉडर्निटी को हम एक ऐसा टाइम मानते हैं जब मटेरियल प्रोग्रेस, भौतिक उन्नति हुई, भौतिक संसाधन हमारे पास में बढ़े, और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट को भी हम मॉडर्निटी मानते हैं। इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट मीनिंग बुद्धि से रिलेटेड, विजडम से रिलेटेड जो उन्नति हुई उसको भी हम मॉडर्निटी मानते हैं। तो मॉडर्निटी का मीनिंग क्या है हमारी नज़र में? मटेरियल प्रोग्रेस और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट होना। प्रोग्रेस और एडवांसमेंट एक ही चीज़ है, उन्नति या प्रगति इसको कहेंगे। दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट द मेडिवल पीरियड वाज लैकिंग इन एनी चेंज व्हाटसोएवर। स्टूडेंट्स जब हम मॉडर्न पीरियड को ही मटेरियल प्रोग्रेस और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट का पीरियड मानने लग जाते हैं तो ये चीज़ हमें ये सजेस्ट करती हुई, मीन्स ये सुझाव देती हुई प्रतीत होती है कि मेडिवल पीरियड में किसी भी टाइप का डेवलपमेंट नहीं हुआ। मीन्स सारे डेवलपमेंट मॉडर्न पीरियड में ही हुए। बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वाज नॉट द केस। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, मेडिवल पीरियड में भी बहुत प्रोग्रेस हुई है। उसके बारे में हम जो आगे आने वाले लेसन हैं आपकी बुक के, उनमें स्टडी हम करेंगे। ड्यूरिंग दीज 1000 ईयर्स द सोसाइटीज ऑफ द सबकॉन्टिनेंट वर ट्रांसफॉर्म्ड ऑफन एंड इकोनॉमीज in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies.
स्टूडेंट्स, इन 1000 ईयर्स के दौरान सब कॉन्टिनेंट की अनेक सोसाइटीज़ मीन्स अनेक समाज चेंज हो जाते हैं और अनेक एरियाज़ की इकोनॉमी प्रोस्पेरिटी के लेवल तक पहुंच जाती है। मीन्स उनकी इकोनॉमी काफ़ी प्रोग्रेसिव और विकसित हो जाती है। और इसी प्रोग्रेसिव और प्रोस्पर इकोनॉमी का रीज़न था स्टूडेंट्स कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं और अपने इंटरेस्ट पूरा करने के लिए इंडिया में उनका अराइवल या आगमन हो जाता है।